नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच पुनः एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी 3.4.0 जो अपकमिंग वैकेंसी है उसी की तैयारी हम लोग हिंदी विषय का कर रहे हैं। तो उसी से संबंधित आज एक और प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुआ हूँ ताकि आपकी तैयारी जो है पूर्णता को प्राप्त कर सके। तो ये प्रैक्टिस सेट में 40 प्रश्न हिंदी साहित्य से और 40 हिंदी व्याकरण से, यानी जो 80 प्रश्न पूछे जाते हैं उसी का अभ्यास करवाया जाएगा। अगर आप हिंदी से संबंधित किसी भी कंपटीशन या किसी भी स्टेट का पीजीटी, टीजीटी या फिर केवीएस, ईएमआरएस या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग अभ्यास करने वाले हैं। तो आप लोग धैर्य बनाकर वीडियो के अंत तक बने रहें और इस प्रैक्टिस सेट में आपका कितना सही होता है अंत में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट किस नंबर का है, कैमा प्रैक्टिस सेट है। तो आप देख पा रहे हैं अभ्यास सेट 29, यानी आज हम लोग 29वां प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर 28 प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है और आप लोग इसका अभ्यास अच्छे से किए हैं। आज जो है हम लोग 29वां प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। अगर आप बीपीएससी 4.0 के टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी के 80 प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी कोई सिलेबस नहीं जारी करता है तो आपको सभी टॉपिक को देखना अनिवार्य हो जाता है, जो हमारे लेक्चर में करवाया जा चुका है और प्रीवियस सेट का भी प्रश्न करवाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और जो 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, भेजा जाता है, आप लोग बनाते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पीजीटी से ज़्यादा प्रश्न हार्ड टीजीटी के देखने को आपको मिले होंगे। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको खुद पता चला होगा। तो ये नहीं सोचना है कि 6 to 8 का कम पढ़ना है और पीजीटी यानी 11 to 12 का ज़्यादा पढ़ना है। आपको सभी को उतना ही पढ़ना है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी प्रश्न पूछ देता है। और प्रश्नों के माध्यम से अगर देखे होंगे तो पता चला होगा पीजीटी से ज़्यादा कठिन सवाल आपको टीजीटी में देखने को मिला है। तो इस दृष्टि से आपको सभी टॉपिक अनिवार्य हो जाता है और सभी के लिए सारा कुछ देखना अनिवार्य हो जाता है। तो उसी को देखते हुए, आपके स्तर को देखते हुए ये सारे प्रैक्टिस सेट बनाया गया है ताकि आप अपने तैयारी को संपूर्णता दे सकें। तो आप लोग इसे बनाइए और कोई भी प्रैक्टिस सेट है, लेक्चर है, 2-3 बार 4 बार आप नहीं कीजिएगा तो आपके दिमाग में वो नहीं बैठ पाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग बनाइए, क्योंकि प्रश्न यही सब रहेगा, सिर्फ शब्दों में उलझाएगा, तो उसको आप अच्छे से कर पाइएगा। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। अगर आप बीपीएससी 4.0 का हिंदी विषय का नोट्स 25 प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 5307 पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इन सब चीज़ों से आप जो है पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो हम आपको इधर से जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे और स्टेट के लिए 199 रुपये आपको पेमेंट करना है। तो इन सारे चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर मेरा नोट्स और प्रैक्टिस सेट ये सब रखते हैं तो अलग से हिंदी कोई भी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है अभ्यास सेट 29 आप लोग देख रहे हैं। अभ्यास सेट 29 हम लोग बनाने वाले हैं आज। तो इसका पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगर इससे पिछले अभ्यास सेट और प्रीवियस सेट ये सब नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां पे आपको क्वेश्चन प्रत्येक दिन एक भेजा जाता है ताकि सूचनाएं आपको मिलती रहे।
तो देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, 5 विकल्प रहता है, आप सभी को पता है। चौथा पाँचवा विकल्प आपको फंसाने वाला ज़्यादा होता है, तो उससे आपको बचना है। तो कोई भी प्रश्न है उसको अच्छे से पहले पढ़िए, उसके बाद उसको बनाइए, ताकि जो जानते हुए प्रश्न बनाते हैं वो गलत ना हो, क्योंकि बीपीएससी में आपका एक एक नंबर जो है महत्वपूर्ण है, मेरिट बनाने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो उसको आपको बचाना है। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? यानी जो भूषण कवि थे, रीतिकार्यन कवि थे, जैसा कि आपको पता है, और ये वीर रस के कवि थे। तो ये जो कवि थे वो उसको जो है किसने कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी, ये आपको बताना है। तो देखिए भूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान करने वाले सुतंकी राजा रुद्र शाह थे। विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर विकल्प ख है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। राखी बंद भाई कहानी का प्रकाशन वर्ष है। राखी बंद भाई जो कहानी है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, आपको बताना है। यहाँ जो भी प्रश्न करवाया जा रहा है कहीं ना कहीं पीजीटी टीजीटी में पूछा हुआ है, यूजीसी नेट में पूछा हुआ है, वही प्रश्न आपको करवाया जा रहा है, ताकि आप जो है एग्जाम में बैठें, कोई भी एग्जाम में हिंदी से संबंधित, तो आपका तैयारी अच्छा हो सके। तो देखिए राखी बंद भाई कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, आपको बताना है। दूसरा नंबर प्रश्न है, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1909 ईस्वी है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न उठता है ये किनका कहानी है, तो ये कहानी है वृंदावन राज वर्मा का। वृंदावन राज वर्मा जी का ये कहानी है, और ये 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जा रहा है। ज़्यादा जो है डिटेल में पढ़ाने में बनता नहीं है, यानी कि छोटा स्क्रीन है, तो डिजिटल बोर्ड रहता तो डिटेल से पढ़ाते, तो अभी उसकी व्यवस्था नहीं है, तो इसी से काम चलाना होगा। तो इसी से हम लोग काम चलाएंगे, आगे के दिनों में डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ाया जाएगा, आपका सहयोग रहा तो इसी तरह हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि वचन सुधा पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कवि वचन सुधा पत्रिका जो है वो कहाँ से निकलती थी, आपको बताना है। तो कवि वचन सुधा पत्रिका जो निकलती थी वो काशी यानी बनारस से निकलती थी। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। बनारस भी विकल्प में दे सकता है, वाराणसी भी दे सकता है, तो काशी या वाराणसी दोनों एक ही है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। और ये पत्रिका कौन निकालते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी निकालते थे। कब से निकलना प्रारंभ हुआ, तो 1867 में निकलना प्रारंभ हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 15 अगस्त 1867 से ये पत्रिका निकलनी प्रारंभ हुई थी, जिसके संपादक हिंदी के आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। तो विकल्प क ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी कौन है? देखिए ये प्रश्न बहुत जटिल है। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी की बात किया जा रहा है, ये नहीं कि पहली कहानी की बात किया जा रहा है। तो प्रथम हिंदी कहानी कौन है ये आपको बताना है। तो प्रथम जो हिंदी कहानी है वो सौत कहानी हो जाएगा, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा, जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी को सरस्वती पत्रिका में हुई थी। सरस्वती पत्रिका में हुई थी, विकल्प ख सही हो जाएगा। अब प्रेमचंद का पहली कहानी पूछता, तो पहली कहानी जो है बड़े घर की दुनिया की अनमोल रतन आई थी, जो जमाना पत्रिका में 1907 में प्रकाशित हुई थी। दुनिया का अनमोल रतन जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, तो 1907 में जमाना पत्रिका में आई थी, उर्दू में ये कहानी थी। उसके बाद जो कहानी आती है उर्दू में ही, वो बड़े घर की बेटी है, 1910 में आती है। लेकिन हिंदी की जो प्रथम कहानी है प्रेमचंद की वो सौत है, 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नकेनवाद में किस राज्य के 3 कवि थे? नकेनवाद जो हिंदी साहित्य में चला था, तो उसमें किस राज्य के जो है 3 कवियों ने मिल करके नकेनवाद की शुरुआत की थी, ये बतानी है आपको। 5 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प चुनना है। तो देखिए नकेनवाद को परपद्यवाद भी कहा जाता है, परपद्यवाद भी कहा जाता है, और इसको जो है बिहार के 3 कवियों ने शुरुआत किया था, यानी विकल्प का सही हो जाएगा, जिसमें नरेंद्र विलोचन शर्मा थे, केसरी कुमार थे और नरेश थे।
तो ये तीनों मिलकर नकेनवाद की जो है शुरुआत की थी, जिसको प्रपद्यवाद भी कहा जाता है। तो विकल्प क सही हो जाएगा। बिहार के 3 कवियों ने मिलकर हिंदी साहित्य में नकेनवाद की जो है शुरुआत की थी, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। श्रीराज शुक्र और अमरकांत को किस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? श्रीराज शुक्र और अमरकांत को किस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, आपको बतानी है। तो देखिए 2009 ईस्वी में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो दोनों को दिया गया है सामूहिक रूप से, तो विकल्प ख सही हो जाएगा 2009 ईस्वी को, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़नी है। झबरा कुत्ता प्रेमचंद के किस कहानी का पात्र है? झबरा कुत्ता का प्रेमचंद का जो है किस कहानी में चर्चा हुआ है, पात्र के रूप में दिखाया गया है झबरा कुत्ता को, ये आपको बताना है। तो देखिए आपने कहानी पढ़ा होगा जरूर बचपन में, यानी चौथा पाँचवा में पूस की रात कहानी जो है, जो ठंड में जो है पूस के वर्णन किया गया है, उसमें जो है झबरा कुत्ता का झोली का जो साथ रहता है, झबरा कुत्ता रहता है और मुन्नी जो है प्रमुख पात्र में है। तो ये जो है झबरा कुत्ता पूस की रात कहानी में आया था, यानी चर्चा मुंशी प्रेमचंद करते हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और अस्टिर ने किया था। यह किसका कथन है? ये जो कथन है किसका है, आपको बताना है। तो ये जो कथन है, यानी प्रताप नारायण मिश्र और पंडित भट्ट के बारे में जो कथन है, वो किसका कथन है, यानी किसका कहा हुआ ये कथन है, आपको बतानी है। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, विकल्प क सही हो जाएगा। तो रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसका एक एक पंक्ति जो है प्रश्न के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, वहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो उसको आपको देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता क्या है, सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? कविता क्या है, सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, विकल्प ग सही हो जाएगा। और ये कविता क्या है कि जो निबंध है वो किसका निबंध है, आपको बताना है। ये जो निबंध है ये निबंध किनका है? तो रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, शुक्ल जी का निबंध है। और इसका जो प्रकाशन हुआ है चिंतामणि भाग 1 में जो है आप देख सकते हैं, वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं किताब खरीदकर, चिंतामणि भाग 1। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हरिशंकर परसाई का 1982 ईस्वी में किस पुस्तक के लिए, हरिशंकर परसाई को किस पुस्तक के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? यानी किस पुस्तक के लिए जो है 1982 ईस्वी में हरिशंकर परसाई को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ये आपको बतानी है। तो इनका एक पुस्तक था विकलांग श्रद्धा का दौर, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। विकलांग श्रद्धा का दौर जो पुस्तक था, उसी के लिए 1982 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। अब देखिए हरिशंकर परसाई का कहीं भी नाम लिया जाता है तो व्यंग्यकार के रूप में लिया जाता है, ये बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। और ये ध्यान में रखना है कि ये व्यंग्यकार थे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती किसका निबंध है? ये जो निबंध है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती, यानी भारत वर्ष का उन्नति कैसे हो सकता है, ये निबंध लिखा गया है। तो विकल्प देखिए और बताइए किसका है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है, विकल्प क सही हो जाएगा। और ये जो निबंध है यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं। कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो कैदी की पत्नी जो कृति है उसके लेखक जो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। कैदी की पत्नी रामवृक्ष बेनीपुरी का रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे दिन वे रोग संशोधनात्मक रचना के लेखक कौन हैं? वे दिन वे रोग किनकी रचना है, आपको बताना है।
तो वे दिन वे योग जो रचना है संस्मरणात्मक रचना है, ये शिवपूजन सहाय जी का है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। और शिवपूजन सहाय जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है देहाती दुनिया। देहाती दुनिया प्रसिद्ध उपन्यास है जो 1926 में प्रकाशित हुई थी। तो इसको जो है आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है, बराबर प्रश्न में देखने को मिलता है। तो शिवपूजन सहाय जी का है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जुलूस रुका हुआ है, रिपोर्टाज के लेखक कौन है? जुलूस रुका हुआ है, रिपोर्टाज के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो ये जो रिपोर्टाज है इसके रचनाकार जो हैं विवेकी राय जी हैं, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। विवेकी राय जी का ये रिपोर्टाज है जो प्रश्न में कहीं देखने को मिलता है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रत्येक प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके लिए जो है मेहनत करके जो है हम बनाते हैं ताकि आपका जो है तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। हिंदी जंक्शन चैनल पे आपने विश्वास किया है तो हम आपके विश्वास पे खरा उतरने का भरसक प्रयास करते हैं। वह सफ़र था कि मुकाम था, किसकी रचना है? वह सफ़र था कि मुकाम था, ये जो रचना है वो किन की रचना है आपको बताना है। तो ये मैत्रेयी पुष्पा जी की रचना है, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। सुंदरी किस नाटक का प्रमुख पात्र है? सुंदरी जो है वो किस नाटक का प्रमुख पात्र है आपको बतानी है। तो ये जो पात्र है सुंदरी, वो रहरों के राजहंस जो है नाटक उसी का पात्र है, विकल्प ख सही हो जाएगा। ये मोहन राकेश जी का नाटक है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में कुल गीतों की संख्या कितनी है? कुल गीतों की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो चंद्रगुप्त नाटक जो है उसमें गीतों की संख्या कितनी है? तो 13 गीतों का जो है संकलन किया गया है। ये झारखंड पीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चंद्रगुप्त नाटक में 13 गीतों का जो है चर्चा किया गया है और इसमें जो है 44 दृश्य है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है जो 1931 में प्रकाशित हुआ था। तो इतनी बातें आपको अच्छे से याद रखनी होगी। तो विकल्प ख इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभिनव गुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता हैं? अभिनव गुप्त जो हैं वो किस रस सूत्र के व्याख्याता हैं? तो इनमें जो आया है विकल्प उसको आप देखिए, विकल्पों को समझिए तो आपका पता चलेगा कि ये जो है अभिव्यक्तिवाद, यानी अभिव्यक्तिवाद के जो है दिए हैं, अभिव्यक्ति रस सूत्र में व्याख्याता किए हैं अभिव्यक्तिवाद का, यानी विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कौरवी किस हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? यानी कौरवी जो बोली है वो किस हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है आपको बतानी है। तो कौरवी जो आती है आप सभी को पता होना चाहिए, बिहारी हिंदी के अंतर्गत तो नहीं आती है, तो ये तो गलत हो गया। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तो नहीं आती, ये भी गलत है। राजस्थानी में भी नहीं आती, तो ये आती है पश्चिमी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कौरवी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इसी तरीक़ा से चौथा और पाँचवा विकल्प आपको उलझाते हैं और आपको माइनस की ओर लेके जाते हैं, तो इससे बचना है। प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद जवाब देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में भाषाओं का उल्लेख किया गया है ये आपको बताने हैं। तो भाग जो 17 है उसमें राजभाषा से संबंधित है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर होगा। और भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अबनी और अंबरतर में। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? ये जो पंक्ति है वो किनकी पंक्ति है बतानी है। विकल्प आपके सामने है, ये जाना पहचाना पंक्ति है, आपको बतानी है किनकी पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति है वो मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेग की चुड़ैल कहानी का प्रकाशन वर्ष है। प्रेग की जो चुड़ैल है उसका कहानी जो है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है?
तो ये जो कहानी है 1902 ईस्वी में आया था, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूर्यकांत त्रिपाठी की पहली काव्य कृति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली काव्य कृति कौन सी है, ये आपको बतानी है। तो इनकी पहली काव्य कृति जो है अनामिका है, विकल्प ग सही हो जाएगा। और सूर्यकांत त्रिपाठी की जो प्रसिद्ध कविता है सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा है। और मुक्तक छंद में जो है कुकुरमुत्ता लिखे थे, जूही की कली लिखे थे। तो जो व्यंग्यात्मक है कुकुरमुत्ता और जूही की कली जो है मुक्तक कविता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा। तोड़ती पत्थर इनकी प्रसिद्ध कविता है जो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं। मुक्ति का रहस्य और सिंदूर की होली किसका नाटक है। मुक्ति का रहस्य और सिंदूर की होली किसका नाटक है, ये आपको बतानी है। तो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। सिंदूर की होली जो नाटक है वो यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुरी चमार किसका उपन्यास है। चतुरी चमार किसका उपन्यास है, आपको बतानी है। तो ये जो उपन्यास है सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला का उपन्यास है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाबू गुलाब राय का निबंध है, तो इनमें से कौन जो है बाबू गुलाब राय का निबंध है, आपको बताना है। तो देखिए करुआ ख्वाब, फिर निराश क्यों, मेरी असफलताएं, ये तीनों जो निबंध है ये गुलाब राय का जी का है। तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विकल्प घ इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन और त्रिलोचन किस धारा के कवि हैं। ये जो तीनों हैं वे किस धारा के कवि हैं, आपको बताने हैं। तो अगर आप प्रगतिवाद पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा, ये सब जो है प्रगतिशील धारा के कवि हैं, विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। छायावाद में जो है आपको जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत थे। द्विवेदी युगीन में आप महावीर प्रसाद द्विवेदी ये सब थे। और जो है प्रगतिशील में ये तीनों आते हैं और हैं इनके साथ प्रगतिशील में। चलिए देखते हैं। जानकी बल्लभ शास्त्री किसके प्रेरणा से हिंदी में आए। जानकी बल्लभ शास्त्री जो थे वो किनके प्रेरणा से हिंदी में आए हैं, आपको बतानी है। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रेरणा से जो है हिंदी साहित्य में जो है रचना किए हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कर वहाँ चले, मस्ती का आदम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह किसकी पंक्ति है। ये जो पंक्ति है वो किनकी पंक्ति है, बतानी है। तो ये जो पंक्ति है वो भगवती चरण वर्मा जी का पंक्ति है, विकल्प ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नामवर सिंह ने नई कहानी आंदोलन की पहली कहानी किसे माना है। नामवर सिंह ने नई कहानी आंदोलन की जो पहली कहानी है उसे जो है किसे मानते हैं। तो ये जो है परिंदे कहानी को मानते हैं नई कहानी आंदोलन के, विकल्प क सही हो जाएगा। और ये जो कहानी है वो निर्मल वर्मा जी का कहानी है, निर्मल वर्मा जी का कहानी है जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। वापसी कहानी जो है उषा प्रतिबंधा का, डिप्टी कलेक्टर अमरकांत का है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचनाकार कौन है, ये आपको बताने हैं। तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का हिंदी साहित्य का पुस्तक है, विकल्प ख सही हो जाएगा। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई किसका रिपोर्टाज है। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई किसका रिपोर्टाज है, आपको बताने हैं। तो ये जो रिपोर्टाज है शिवदान सिंह चौहान का है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ फव्वारे रहु रोते हैं किसका यात्रा साहित्य है। जहाँ फव्वारे रहु रोते हैं किसका यात्रा संस्मरण है, ये आपको बतानी है। तो ये नासिरा शर्मा का जो है यात्रा संस्मरण है, विकल्प ग सही हो जाएगा। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है। किसकी प्रशंसा की है रस गंगाधर में, आपको बतानी है। तो इसमें जो है शाहजहां की प्रशंसा किया गया है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आचार्य कुंतक किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आचार्य जो कुंतक हैं वो किस संप्रदाय के
प्रवर्तक हैं आपको बताना है। तो आचार्य कुंतक जो है वक्रोक्ति संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक हैं, विकल्प जो गा है सही हो जाएगा। और चित्त संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं और रीति संप्रदाय के वामन हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं ये आपको बताने हैं। तो अस्तित्ववाद के जो प्रवर्तक है वो सार्क को माना जाता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। अंधेर नगरी नाटक कितने अंकों में विभाजित है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजित, टके सिर खाजा। ये जो अंधेर नगरी नाटक है वो कितने अंकों में है आपको बताने हैं। तो ये जो नाटक है 6 अंकों में है और ये भारतेंदु जी का नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। तो विकल्प ग जो है इसका सही हो जाएगा, 6 अंकों में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन किसका है? यह जो कथन है वो किसका कथन है आपको बताने हैं। तो ये जो कथन है भोलानाथ तिवारी जी का ये कथन है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। भोलानाथ तिवारी ने अपने व्याकरण में ये बात का जो है चर्चा किए हैं, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? पश्चिमी हिंदी जो है उसकी उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है आपको बतानी है। तो पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह कितने हैं? देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह कितने हैं ये आपको बताने हैं। तो मूल लिपि चिन्ह जो है वो 45 माने जाते हैं, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। मूल लिपि चिन्ह जो है 45 माने जाते हैं। अब देखिए होता क्या है कि 34 जो है व्यंजन और 11 जो है स्वर मिलाकर जो है 45 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से माना जाता है 45, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए व्याकरण के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, हिंदी साहित्य के प्रश्न हो गया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो निम्न में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई है। तो भाषा की सबसे लघुत्तम लिखित इकाई क्या है आपको बताना है। तो उसे वर्ण कहते हैं और वर्ण जब मिलते हैं तो पद बन जाते, शब्द बन जाते हैं, शब्द मिलते हैं तो पद बन जाते हैं, पद मिलते हैं तो वाक्य बन जाते हैं और वाक्य मिलते हैं तो गद्यांश बन जाते हैं और गद्यांश जब मिलते हैं तो कहानी और उपन्यास की जो है रचना करती है। तो विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन होते हैं आपको बताने हैं। तो आपको पता है अनुनासिक व्यंजन जो है वो 5 हैं। तो प्रत्येक वर्ग के जो पंचमा अक्षर है वो अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। जैसे इसमें देखिएगा कि अनुनासिक व्यंजन को है तो म है, न है, न है, य है और अंग है। ये 5 जो है अनुनासिक व्यंजन है, पंचमा अक्षर। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उस मूल ध्वनि को जिसके खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं? उस मूल ध्वनि को जिसके खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे वर्ण कहते हैं क्योंकि वर्ण का खंड नहीं होता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। तद्धित का सही संधि विच्छेद होगा। तो तद्धित का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो तद्धित का जो संधि विच्छेद हो जाएगा तत्जोधित हित तद्धित हो जाएगा। तत्जोधित तद्धित यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। इसका आंसर विकल्प ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संधि का प्रकार नहीं है? कौन सा संधि का प्रकार नहीं है आपको बताना है। तो संधि का जो प्रकार है आपको पता है 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो नहीं पूछ रहा है तो में से कोई नहीं, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तिरस्कार में कौन सा जो है उपसर्ग आया है आपको बताना है। तिरस्कार में कौन सा उपसर्ग है? तो
तिरस्कार में तिरस उपसर्ग आया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय है, पुस्तकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपको बताने हैं। तो पुस्तकीय शब्द में ये प्रत्यय है, इस प्रकार से देखा रहेगा, बड़ी मात्रा ई और या, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृगनयन में समास है, मृगनयन में कौन सा समास है ये आपको बताने हैं। तो मृगनयन में जो समास है वो आप देख पा रहे हैं, कर्मधारय समान मृग के जैसा जो है नयन हो जिसका, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। निम्न में से कौन बहुव्रीहि समास है, तो निम्न में कौन बहुव्रीहि समास है आपको बताने हैं। तो देखिए पंचपात्र, पांच पात्रों का ये नहीं है, त्रिभुवन तीनों भुवन, चतुरानन यानी चतुर चार हैं हाथ जिसके साथ जो है गणेश भी होते हैं, तो विकल्प ग जो है विशेष अर्थ देता है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। प्रत्यय होता है तो क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है आपको बतानी है। तो प्रत्यय जो है शब्द का एक अंश है, तो शब्दांश है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। पयोधी का संधि विच्छेद होगा, तो पयोधी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो पयोधी का जो संधि विच्छेद हो जाएगा पयः जोड़ धी हो जाएगा, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए निम्न में शुद्ध वर्तनी है, यहाँ शुद्ध वर्तनी कौन है आपको जो है देखना है। तो गोपनीय इस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी विकल्प जो ग है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार से गोपनीय जो है शुद्ध वर्तनी है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर देता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर देता हूँ, इसमें जो है कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। तो इसमें जो है निजवाचक सर्वनाम का जो है बोध हुआ है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। इनमें से सर्वनाम शब्द है, तो कौन सा सर्वनाम शब्द है, तो शब्द यानी कर्ता के पहले बाद बदले जो आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, यानी संज्ञा के बदले जो आता है उसे सर्वनाम, तो संज्ञा के बदले जो है कुछ आता है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। ये पढ़ना जो है क्रिया है, दान जो है संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, यानी इनमें से अकर्मक क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है ये आपको बताने हैं। तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ, वह रात भर नहीं सोया, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। यहाँ जो भी प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहीं ना कहीं पूछा हुआ प्रश्न आपको दिया जा रहा है, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए। और कोई भी प्रैक्टिस सेट है उसको 2-3-4 बार बनाइए। और जो हम प्रैक्टिस सेट दिए हैं उसमें हिंदी साहित्य के प्रश्न ज़्यादा हैं, व्याकरण के कम दिए हैं, क्योंकि व्याकरण के हूबहू प्रश्न नहीं आएगा, इसलिए आपको यहाँ यूट्यूब से देखना है और बाकी जो दिए हैं उसको 2-3-4 बार बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अपूर्ण भूतकाल वाले वाक्य को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल वाले जो वाक्य है उसको पहचानिए। तो अपूर्ण हो जाएगा रामू खाना खा रहा था, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, निम्न में कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है आपको बताना है। तो देखिए स्त्रीलिंग शब्द है तो उपहार जो है पुल्लिंग है, ग्रंथ भी पुल्लिंग है, लेकिन अगर आप रचना देखिएगा तो विकल्प ग सही हो जाएगा, रचना स्त्रीलिंग शब्द है। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है, हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है आपको बताना है। तो मैं का बहुवचन हो जाता है हम, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इसमें कारक है, कौन सा कारक है, तो मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो संप्रदान कारक है के लिए, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, याचना शब्द जो है उसका बहुवचन रूप क्या होगा आपको बताना है। तो याचना का हो जाएगा आपको पता है याचना, ये जो है खुद में बहुवचन रूप है, यानी विकल्प जो क है सही हो जाएगा। याचना का याचना ही होगा क्योंकि ये खुद में बहुवचन है। चलिए आगे देखते हैं। बहुवचन के अनुसार शुद्ध वाक्य है, बहुवचन के अनुसार शुद्ध वाक्य कौन सा है आपको बताना है।
बहुवचन के अनुसार शुद्ध वाक्य कौन है? तो देखिए, चिड़िया उड़ गई बहुवचन नहीं, चिड़िया जो है एक वचन में है। चिड़ियाएँ इस तरीका से बहुवचन नहीं होता है। चिड़िया उड़ गई इस तरीका से लिखा जाएगा, बहुवचन है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, कैसा वाक्य है? नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, कैसा वाक्य है? तो ये जो है सरल वाक्य है। विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। सदा सच बोलना चाहिए किस प्रकार का वाक्य है? सदा सच बोलना चाहिए किस प्रकार का वाक्य है? तो इच्छावाचक है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पे। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। रसों के उदित और उद्दीप्त करने वाली भाव क्या कहलाती है? रसों के उदित और उद्दीप्त करने वाली भाव क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाती है वो विभाव कहलाती है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है आपको बताना है। तो विभाव का, अनुभाव, संचारी भाव, तीनों का उल्लेख हुआ है। तो विकल्प जो घ है अंग है सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नहीं पूछा गया है। तो तीनों के तीनों चर्चा जो है चर्चा हुआ है। विभावा, नुभावा, संयोगात रस, निष्पत्ति। तो विकल्प अंग इसका जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है ये आपको बतानी है। तो 13 मात्राएं होती हैं और दूसरा और चौथा में 11 मात्राएं होती है। तो ये ध्यान में रखना है। बंदौ गुरुपद पदम परागा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार आया है। विकल्प ग सही हो जाएगा। अलंकार वाले चैप्टर में ये सारे चीज़ों को देखेंगे। जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो भेदा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? तो अभेद्य हो जाएगा, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धब्बा जगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? धब्बा जगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है कलंकित करना, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने प्रश्नों को देखा। अब गद्यांश को देखते हैं, क्योंकि सभी एग्जामों में गद्यांश पूछा जाता है। यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है और कोई भी स्टेट का पीजीटी हो टीजीटी हो उसमें पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ गद्यांश को पढ़िए और इससे संबंधित जो प्रश्न रहेगा उसका जो है उत्तर चुन करके चिन्हित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। टीजीटी में 3, 4, 5 गद्यांश, पीजीटी में 2, 3 और जो है गद्यांश पूछा जाता है। तो इससे गद्यांश सही हो जाता है। और गद्यांश का जो है एक नियम है कि जैसे कहता है वैसा ही जवाब देना है, अपना मन से कुछ इसमें नहीं जो है देना है। तो सबसे पहले गद्यांश हम लोग पढ़ते हैं। हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण इसने अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके तो शब्द ग्रहण किए हैं, अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है, ह्रास नहीं। जो जो इसका प्रचार बढ़ेगा त्यों तो इसमें नए शब्दों का आगमन होता जाएगा। क्या भाषा की विशुद्धता के किसी भी पक्षपाती में यह शक्ति है कि वह विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंध को ना होने दे अथवा भाषाओं के सम्मिश्रण क्रिया में जो रुकावट पैदा कर दे? यह कभी संभव नहीं है। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नहीं नष्ट कर रही, कहीं कहीं अन्य भाषाओं के मिमेर शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही है। अभिप्राय यह कि दूसरी भाषाओं के शब्द मुहावरे आदि ग्रहण करने से भी हिंदी ही बने रहे, यह नहीं बिगड़ कर कहीं
वह कुछ और तो कहीं नहीं होती जा रही है। ये आपको जो है सोचना है। अब जो है हिंदी के बारे में जो चर्चा किया गया है, अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको देखेंगे। तो देखिए, गद्यांश अगर नहीं समझ में आएगा तो 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। तो 2-3 बार गद्यांशों को पढ़िए, और जितना भी प्रैक्टिस सेट मैंने कराया है तो गद्यांश करवाया है, तो हमें लगता है कि ये 29वां है, तो 29 दूनी 60, कुछ में एक गद्यांश थे, यानी 50 गद्यांश आपको करवाया जा चुका है। अगर कोई भी पुस्तक खरीदिएगा तो आपका 50 गद्यांश जो है प्रैक्टिस नहीं करवाया गया होगा। तो आप खुद सोचिए, और अगर प्रीवियस ईयर प्रश्न देख दिया जाए तो उसका भी 10-15 गद्यांश, यानी 65 गद्यांश आपको करवाया गया है, और अभी भी गद्यांश आपका सही नहीं होगा तो समझ जाइए आपकी तैयारी में कमी है, आप जो है मेहनत नहीं करते हैं सही से। तो देखिए, इसका प्रश्न देखते हैं। जो जो इसका प्रचार बढ़ेगा तो इसमें क्या होता जाएगा? तो इसमें जो है नए शब्द का आगमन होता जाएगा, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अपनी ग्रहण शक्ति से हिंदी क्या कर रही है? तो अपनी ग्रहण शक्ति से हिंदी जो है अपनी वृद्धि कर रही है, विकल्प ख सही हो जाएगा। हमारी हिंदी कैसी भाषा है? तो हमारी हिंदी जो है सजीव भाषा है, विकल्प ग सही हो जाएगा। दोष का विलोम क्या हो जाएगा, यानी उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? तो दोष का हो जाएगा गुण, विकल्प ख हो जाएगा सही। प्रस्तुत गद्य का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? तो इसका उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा हिंदी भाषा की महत्ता, इसके महत्व को दिखाया गया है, विकल्प क सही हो जाएगा। अब दूसरा गद्यांश है, उसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद जो है इसके प्रश्नों को बनाएंगे। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनके लिए हम आके बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी अपनी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपयों से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं, उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वो कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। अब देखिए, इंसानियत का जो है इसमें चर्चा किया गया है। अब इसको हम लोग देखेंगे। विदित जो जाना, तो विदित जो की जगह हो जाएगा विदित हो जाना का शाब्दिक अर्थ क्या है? विदित हो जाना का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो विदित हो जाना मतलब जानकारी हो जाना, ज्ञान हो जाना, विकल्प ख सही हो जाएगा। किसकी प्रतिष्ठा कम हुई है? तो किसकी प्रतिष्ठा कम हुई है? तो जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उसकी प्रतिष्ठा कम हुई है, विकल्प क सही हो जाएगा। जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया, उसकी क्या होती है? तो उसकी हमेशा क्या है? पूजा होती है, विकल्प क जो है सम्मान मिलता है, विकल्प क सही हो जाएगा। कौन स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता? तो कौन जो है स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता? तो मानव समाज जो है स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता है, यानी जो स्वार्थी लोग होते हैं उसको पूजना नहीं जानता है, पूजता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, 80वां प्रश्न है, तो इसको हम लोग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा आपको बताना है। तो मनुष्यत्व की महानता हो जाएगा, यानी मनुष्य के जो गुण है उसकी महानता का यहाँ जो है चर्चा किया गया है, विकल्प क सही हो जाएगा। तो आज मैंने आपको अभ्यास सेट 29 करवाया है। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आपको जो है लक्ष्य की ओर अग्रसर करेगा। तो आप इस प्रैक्टिस सेट में कितना सही हुआ है कमेंट करके हमें बताइएगा। और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट अगर नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। जो लेक्चर हुए हैं 40 उसका भी लिंक है, जो प्रीवियस सेट हुए हैं उसका भी लिंक है। तो इन सारी चीज़ों को जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।
अगर आपको बीपीएससी ट्री 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट चाहिए तो मेरे नंबर 7261815307 इस पे जो है 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। तो इधर से हम जो है पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। और स्टेट के लिए इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज देते तो इधर से नोट्स आपको दे दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से 4000 प्लस बच्चों ने अपनी सफलता जो है हासिल की है। आगे आप भी हासिल कीजिएगा, यही मेरी कामना है। और आप लोग जो है चैनल पे इतना समय दिए हैं मेरे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विश्वास जो है हमेशा बना रहेगा मेरे ऊपर और हम आपके विश्वास पे खरा उतरते रहेंगे। तो इसी तरह हिंदी जंक्शन पे जितनी चीज़ें हैं इसका अभ्यास कीजिए। अगर हिंदी जंक्शन पे आप आते हैं तो अलग से कहीं भी बैठने की यानी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारा चीज़ यहाँ उपलब्ध करवाया जा रहा है। सिर्फ जो है आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, सेट को बनाना है और 80 नंबर और क्वालिफाई पेपर जो हिंदी है सभी कंप्लीट यहाँ हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।